अच्छा मुबशिर, खालिद साहब, आपने बताया कि लोगों को एतमाद होता था उस चीज के ऊपर जो कि आंखों देखी है, और वो कहते थे कि जी आप हमें डिजाइन दुकान में दिखाइए, लेकिन उस वक्त तक आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और आप कैटलॉग के ऊपर डिपेंड करते थे। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे सिनेरियो तब्दील हुआ, कैसे आप आगे बढ़े? नहीं, देखिए मसला ये है कि चूंकि दुकान आपको जैसे बताया खोलते ही पहले चोरी हो गई, फिर डाका पड़ गया, वो मेरा सरमाया तो मैं नहीं बना नहीं सका। जी। तो स्ट्रगल थी काफी। आपको इस ये मद्देनजर रखना चाहिए, देखना चाहिए कि देखें जब शहर में अब शिफ्ट हुए हैं फैमिली के साथ, फिर भाई भी है साथ में, जी। तो हमने घर का खर्चात पूरे करने में दुकान का किराया 1,000 रुपया किराया था महीने का। अच्छा। और ये ज़हन में रखें कि उस वक़्त 3,000 2,500 रुपए मेरे ख़्याल तोला सोना था। तो अच्छा। इस हिसाब से हिसाब लगा लें कि इतना ही जी। 700-800 रुपया किराया घर का था, फिर अखराजात भी। जी। तो अब वो एक दोस्त जो है ना, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सेट बनाना था, तो वो आए मेरे पास, जो पहला ऑर्डर जो बड़ा मिला मुझे नेकलेस सेट का 3-4 तोले का सेट बना के दिया था। अच्छा। अब वो जो उन्होंने डिज़ाइन पसंद किया, वो उस तरह का काम मैंने कभी किया नहीं था। अच्छा। गाँव में स्टाइल और थे, डिफरेंट किस्म के थे, वो डाई से कटे हुए। ये अब ट्रेंड आ रहा था कि हाफ हॉलो ना पीस से छोटे-छोटे जोड़ के तो उसकी उसके डिज़ाइन बना। अच्छा, अब वो सेट उन्हें पसंद किया, मैंने ठीक है बनाते हैं, वो बाज़ार में डाइयों वाले से वो पीस कटवा के लाए और बुक के सामने रख के तो उसके जोड़ रहा हूँ। अच्छा। वो बारीक-बारीक पीस है, जैसे कश्ती बनी हुई है, हार्ट बना हुआ है, राउंड अच्छा। बना हुआ है डोम से, उनको सबको जोड़ के एक फूल की तरह डिज़ाइन बनाना होता है। सही। लेटर ऑन मैं दिखाऊँगा आपको वो डिज़ाइन भी, वो किस तरह कैटलॉग्स में ना, वो पुरानी जी। मेरे पास यहाँ पड़ी है कि वो किस तरह के डिज़ाइन बनते थे। जी। जी। वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएँगे। जी। अच्छा, अब मैं वो जो 2 पीसों को जोड़ने के लिए उसके दरमियान में हमने सोल्डरिंग का पीस बारीक सा काट के टुकड़ा रख के हीट देनी होती है। अब मुझे तजर्बा नहीं था, जब मैं हीट दूँ तो वो एक पीस की तरफ मैं सोल्डर चढ़ जाए, दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ जड़ आपस में जुड़ते नहीं थे। अच्छा। बहरहाल वो लगा रहा, मैं मेहनत की, कोशिश की, वो जुड़ तो गया, लेकिन उसके अंदर ना वो शोल्डर बहुत ज़्यादा भर गया। ओहो। अच्छा। वो तकरीबन 5-7 साल बाद एक दफ़ा मेरे पास वो सेट आया, दोबारा पॉलिश करके, तो मैं ना हँस पड़ा देख के। अच्छा। वो मेरे दोस्त कहते भी हँसा क्यों है? अच्छा। हैं? उनको तो नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था भी यहाँ ब्लंडर क्या हुआ जी। है। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर को इन चीज़ों का बारीकियों का नहीं पता, कारीगर को पता कि कहाँ मिस्टेक हुई है। जी। यहाँ मुझे एक लतीफ़ा याद आया, मैं पत्तों की जब पढ़ते थे ना, छोटे होते थे, तो वहाँ एक दुकानदार ने ना इयररिंग्स बना के दिए, डंडी झुमकी उसको कहते हैं, तो वो भी हाथ से वायर से बनती थी। अच्छा। वो उसने एक औरत की डंडी झुमकी बनाई, तो वो जब उनको पीसेस को जोड़ रहा था ना वायर के, तो मिस्टेक हुई या वो हीट गलत हुई, तो वो ना कोई पीसेस ना रॉन्गली जुड़ गए। अच्छा। ठीक है? जी। अब उसने बना के दे दी, उसने कहा कि अब मैं दोबारा क्यों बनाऊँ? उसने औरत ने कहा मैंने तो ये डिज़ाइन, हो गया बीबी ये मैंने नया डिज़ाइन बनाया है। वो औरत खुश होके ले गई, अच्छा। ले भी नया डिज़ाइन है। अच्छा। अब किसी और मिसाई ने या किसी ने देखा, तो उसने आगे कहा कि वो जो उसका जो डिज़ाइन बनाया है वो मुझे बना के दो। अच्छा। अब वो दोबारा कैसे बने भई? वो तो एक बाय सोल्डरिंग मिस्टेक करते हुए मिस्टेक हुई हुई है। जा। टेक्निकली तो वो हो ही नहीं सकता दोबारा। तो बिल्कुल। ये ऐसे भी हो जाता है अच्छा। हमारे काम में। सही। तो हमारे जो सादा लोग कस्टमर को जो मर्ज़ी कह देना, वो जी। कहते हैं बस यही ठीक होगा। सही। बाकी बात होती है एतमाद की। सही। तो वो ये है कि फैसलाबाद में अल्लाह के फज़ल से जब मैंने काम शुरू किया, कोशिश की ईमानदारी से, जी। बदअहमती कतई नहीं की। ये इस वालिदैन से सीखा था, और उससे बड़ा इज़्ज़त और वक़ार था जी। कि वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम ऐसे शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ। बनाते गए, फिर बाज़ लोगों के रिश्तेदार बाहर दूसरे मुल्कों में, उनके ज़रिए आने शुरू हो गए ऑर्डर्स। जी। तो इस तरह करके मतलब 1984 में मैंने शुरू किया था, 85 आया, 86 आया, जी। 87 में मैं गालबन, फिर 87 में मैंने ना मोटरसाइकिल ली फिर, अच्छा। 2 साल बाद, 2 सही। ढाई साल बाद मोटरसाइकिल ली। जी। फिर कुछ पैसे जमा किए, फिर दुकान के आगे आपको पता है यहाँ डेकोरेशन और शोकेस और बंद दरवाज़ा लगाते हैं। जी। हम दिन में वो सड़क सड़क के किनारे पे सत्याना रोड है, उसके साथ पीपल्स कॉलोनी की सर्विस रोड है।
जी जी। स्लीमी चौक में उस पे दुकान थी, तो वो ट्रैफिक गुजरती तो डस्ट आती थी, सारा दिन सफाई पे ही रहते थे शोकेसों की। अच्छा वो फिर उसका किसी दुकान को बंद हुई तो उसका मुझे मिल गया सस्ता अच्छा फिटिंग्स जो ना, वो शोकेस एसी वगैरह सारा ना मैंने वो लेके वो लगवाया। अच्छा। तो वरना गर्मियों में मुझे याद है कि रमजान में इतनी सख्त सामने से सूरज पड़ना, उतनी गर्मी होनी हबस। हम्म। तो फिर जब एसी लगा, कोई सहूलत हुई, मोटरसाइकिल ले लिया, ऐसा ऐसा बेहतर हो गया जी काम ना। जी। तो इस तरह से आगे चला। हाँ जी, आगे चला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप फैसलाबाद के अंदर जिस तरह से आपने अपना नाम बनाया और एक आपकी एक अलग से शनाख्त बनी, तो उस शनाख्त की वजह एक तो दयानतदारी तो थी जो आपने अपने वालिद से एक तरह से विरसे मिली, लेकिन क्या आपने कुछ मखसूस डिजाइन्स पे भी काम किया कि जिसकी वजह से आपकी ज्वेलरी दूसरों से मुख्तलिफ मानी गई और कहा गया कि नहीं यार, ये जो काम करते हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ है, दूसरों से बेहतर है, तो आपने कुछ इंट्रोड्यूस, कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया वहां पे? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट नहीं, ओके। वो कैटलॉग्स के रूटीन के डिजाइन थे जो कस्टमर पसंद करता था, वह बनाते थे। लेकिन एक चीज जो है, चूंकि मुझे शौक था सीखने का, जी। तो वो जो इंग्लिश कैटलॉग्स ना कहीं से मैं मंगवाता था। अच्छा ठीक है, ढूंढनी कहीं से मिलनी, उसके अंदर जो डिजाइन बने हुए जो ज्वेलरी की पिक्चर्स है ना, तो वो फिर मैंने जब काम नहीं होना, रश नहीं होना, या उसमें बैठ के तो चांदी में उसके ना बनाने शुरू कर देने, अच्छा। प्रैक्टिस करनी है। आरी से कटिंग करके ना उसकी, जी जी मशीनों की बजाय हाथ से वो बनाता रहा हूँ, चांदी के सेट सुट बनाने हैं उस तरह से। वो भी एक चीजें सीखी मैंने, जी तो जी वो बना के देता रहा हूँ। फिर ऐसा ऐसा फिर बाद मेरे कस्टमर जो टीचर्स हो गए या प्रोफेसर या और जो वर्किंग लेडीज हैं या कोई अमीर लोगों की, वो फिर डायमंड की ज्वेलरी भी ऐसा ऐसा थोड़ी जो है ना ऑर्डर जी। पे बनानी शुरू कर दी। लेकिन वो मैं लाहौर से बनवाया करता था, खुद नहीं बनाता था। अच्छा अच्छा तो वो तैयार करवानी शुरू की। तो इस अच्छा। तरह से वो ऐसा ऐसा स्टैब्लिश हो गया, काम ठीक था। फिर इसी तरह मैंने ना कोशिश की, शौक था बाहर आने का, कहीं गया नहीं था, तो यूके का 88 में वीजा अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। जी तो फिर 89 में दोबारा फिर मैंने भेज दिया पासपोर्ट को, ग्रुप आ रहा था, ग्रुप के साथ मैंने भेज दिया। तो जी। वही पासपोर्ट भेजा। सारे लोग कहें कि नया पासपोर्ट बनाओ, मैं कहा भाई क्यों नया बनाऊं, जो उन्होंने देना तो देने, जिस पे रिजेक्ट हुआ, वहां पाकिस्तान में ये भी है ना, एक पासपोर्ट पे आपकी मोहर लग गई है या रिजेक्ट हो गया तो फिर उस पर कभी नहीं मिलता। जी। तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि आप अच्छा। ऑनेस्टी से करें काम। तो हम्म। मैंने वही पासपोर्ट भेजा, और उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा चलो मैं कौन सा जा रहा हूँ, जी पासपोर्ट ही कलेक्टिव जा रहे हैं। जी। उन्होंने क्या किया कि पासपोर्ट मेरा रख के तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अच्छा ये 89 की बात है। अच्छा। अब उन दिनों में काफी जो लोग बाहर आने वाले थे, समर में आते हैं, तो ऑर्डर्स वगैरह मेरे पास थे, मैं मसरूफ काफी था, छोटा भाई भी था साथ में, एक जी हमारा कजन था, वो जो सीखने के लिए हम तीन लोग होते थे दुकान पे ना। जी तो बहरहाल वो अब मुझे मजबूरन जाना पड़ा, फिर मैं जाके पासपोर्ट लेके आऊँ। जी। वहां गया तो इंटरव्यू हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, 300 लोगों का इंटरव्यू था उस दिन। अच्छा, एक दिन में? मुझे उधर उधर बताया गया, जी। और उनमें से सिर्फ दो लोगों के वीजे मिले, एक मेरा और एक बुजुर्ग औरत थी। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो। जब अब जो मेरा इंटरव्यू किया, सवाल पूछती गई, अब देखे मेरी इंटेंशन तो है नहीं थी यहाँ आके रहने की, मेरा तो वाकई विजिट का प्लान था, तो वापस जाऊंगा। जी जी। तो अच्छा, अब देखिए कि वो जो था ना, मैंने ना जब गया, मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रीफ केस था मेरे पास। अच्छा। उन दिनों में हमारे पास टेलीफोन लाइन नहीं थी, जो मालिक थे ना दुकानों के, उनकी एक दुकान थी, इलेक्ट्रिकल स्टोर था, तो उनके उससे फोन सुनते थे हम। ठीक है। उस दौर में टेलीफोन लाइन लेनी जोखिम का काम था, आसान नहीं थी। ऐसे ही। लेकिन एक प्रोसीजर था कि आप अगर 5,000 रुपया जमा करवाएं, जी तकरीबन 2 तोले सोना, आज समझे कि जी 5 लाख रुपया बनता है, जी। वो जमा कराए तो फिर आपको और फोन लाइन दे देते थे। अच्छा। तो अब मेरी जरूरत थी फोन की, उसके बगैर नहीं था, तो वो मैंने डिमांड नोटिस आया हुआ था, वो ब्रीफ केस में रखा, मिसेस का पासपोर्ट था, वही ब्रीफ केस का वैसे ही ले गया मैं। अच्छा। अब ना वो इंटरव्यू कर रही है, अंग्रेज थी, इमिग्रेशन अफसर जो ना, तो साथ में एक लड़की थी पाकिस्तानी जो ट्रांसलेट कर रही थी, मुझे उसको इंग्लिश तो इतनी आती नहीं थी, जी। बल्कि बोलनी ही नहीं आती थी उसको तो। अच्छा।
पढ़ी तो थी कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन वो ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, तो बोलना डिफरेंट जी चीज है। जी जी। तो वो मैंने देखा कि सवाल करती जा रही है, करती जा रही है, मुतमिन नहीं हो रही। मैंने ब्रीफकेस खोला, अच्छा। तो मैंने ना कहा कि ये देखो, मैं ना, मेरा काम सेटल है, मेरा कोई इरादा नहीं उधर रहने का। जी। ये मेरा डिमांड नोटिस है टेलीफोन का। टेलीफोन का। ये 5,000 रुपया मैं जमा करवा के तो मैं फोन लगवा रहा हूँ। अच्छा। तो उसकी ब्रीफकेस में नजर पड़ी, तो उसने कहा वो पासपोर्ट किसका है? अच्छा। मैंने कहा ये मेरी वाइफ का है। उसने दिखाओ। अब उसको पासपोर्ट जब दिखाया है, जी। तो वो जो है, वो देखा उसने, उसके बीवी का तस्वीर थी, बच्चों की, 4 बच्चों की तस्वीरें भी लगी हुई थी गालबन। जी। तो वो देख के ना थोड़ी सी ना चौंक गई। अच्छा। हालांकि फार्म में सारा कुछ लिखा हुआ था कि मेरे कितने बच्चे हैं, जी। सारी डिटेल थी, लेकिन इससे लगता है कि उसने इतनी डिटेल में नहीं देखा फार्म। नहीं देखा होगा। तो उसकी ना तवज्जो उस पे होगी। हाँ, पतला सा होता था मैं, जी स्किनी जी। सा, और उम्र भी कितनी होगी, 27-28 साल, 29 साल होगी। ठीक अच्छा। है। जी। तो उसकी ना तवज्जो टोटली हट गई, वो इस तरह बच्चों की तरह, "भाई, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, फलां है, टिमड़ा", मतलब वो ना एक जैसे वो थोड़ा सा ना एंजॉय करने लगी उसकी ना। चंद तो उसके बाद 2-4 सवाल पूछे, तो उसका उठ के गई है, मैं आती हूँ। तो अच्छा। 2-4 मिनट 5 मिनट लगा के आई है। तो मैं अब तजर्बे से अंदाजा लगा रहा हूँ कि गालबन वो ना अपने सीनियर से मशवरा करने गई थी गालबन। अच्छा, यानी वो खुद कन्विंस थी। कन्विंस होगी ना, तो उसने जाके मेरे ख्याल किसी सीनियर से डिस्कस किया, क्योंकि अब यहाँ मैं इमिग्रेशन के लोग हेल्प करता रहा हूँ, तो अंदाजा है कि क्या प्रोसीजर, क्या वीडियोस भी उस पर चलती है ना, अ, ये मुख्तलिफ इमिग्रेशन की, एयरपोर्टों की। जी जी जी। तो उससे मेरा आइडिया है कि वो, उसको तो नहीं मुझे पता, वो गई है तो आगे कहती है आप बाहर बैठे, आपका वीजा लग गया, वाह। आपको पासपोर्ट लेटर ऑन मिल जाएगा। अच्छा। तो इस तरह मेरा पासपोर्ट लगा हुआ है, फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे फिर तैयारी की। अच्छा एक अच्छा। हमारे और दोस्त थे बुजुर्ग, जी जी उन्होंने आना था, तो उनके साथ हमने फिर उसको गल्फ एयर थी होती, ये जी एमरेट वगैरह या एयरलाइनें तो कोई नहीं। जी जी। एक होती थी मिस्र की एयर, क्या नाम था उसका, इजिप्ट और है। एक ये गल्फ, इजिप्ट एयर और गल्फ एयर होती थी। जी जी। तो कराची से फ्लाइटें होती थी। सही। इस तरह हम, फिर मैं आया और यहाँ यूके आके फिर तुर के 3 महीने घुमा फिरा हूँ। दरमियान में मैं एक दफा हॉलैंड भी गया। अच्छा अच्छा। तो टू बी मुबशर ऑनेस्ट साहब, मुझे मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगा, मैं वापस चला गया 2-3 महीने घूम फिर के ना। अच्छा अच्छा, ये जो हम हमारी जो यूके यात्रा है ना, आपकी जो यूके यात्रा है, जब आप आए यहाँ पे सेटल हुए, ये मेरे ख्याल में हम अपनी तफसीली दूसरी वीडियो में यूके का हम देखते हैं कि किस तरह जी से जी, हुआ, ठीक है है, ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ ये जी। आपने बड़ी तफसील से और बहुत ही मजेदार एक कहानी वाले अंदाज में अपना बैकग्राउंडर सुनाया है, जो कि यकीनन मैं तो महसूस हुआ ही हूँ, यकीनन हमारे नाज़रीन भी बहुत महसूस नहीं, होंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे नाजरीन है ना, जी जी उसमें जो हम जो दिन बताना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जी। मैं ये सबक देना चाहता हूँ जी। कि आप कभी जिंदगी में मायूस ना हो। बेशक। अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई नहीं है कि मैं जिंदगी में बहुत दफा जीरो हुआ हूँ, माइनस हुआ हूँ, जी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बेशक। और बार बार कोशिश करके आखिर इंसान कामयाब हो जाता है। यकीन। 100%। और इसकी भी मेरी ऐसे हिम्मत की या बार बार कोशिश करने की भी एक बैकग्राउंड है। जी एक आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री में महमूद गजनवी का नाम है, उसने 17 कितने हमले किए थे इंडिया पे, जी जी। बिल्कुल। पता है? जी हाँ। और वो कुछ हमले करके तो मायूस होके सोच रहा था वापस जाने का, तो एक दफा वो किसी दरिया के किनारे बैठा है, तो वो देखा है कि एक चींटी है, जी हाँ। वो नीचे गिरी हुई है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। जी हाँ। तो उसकी तवज्जो होगी उस पे, देखने लगा कि ये देखें ये कामयाब होती है कि नहीं होती। बिल्कुल, कितनी दफा ट्राई करती है हिस्ट्री में लिखा है वो घंटों बैठा रहा है वो, उस एक चूंटी को देखने के और लिए। चींटी को देखने के लिए आखिर वो कामयाब होगी, चढ़ गई। हम्म। तो बात यह है कि अगर आप एक जज्बा है, और एक आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया कि आपने वह ये चीज माइलस्टोन अचीव करना है, तो कितनी भी रुकावटें आए, जी। तो आपको हिम्मत करते रहेंगे, तो खीर अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देगा। बिल्कुल सही है। शॉर्टकट से हमेशा हमेशा नुकसानदेह होते हैं। जी। अब कम से कम मैं प्राउडली कह सकता हूँ फख्र से कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को फ्रॉड नहीं किया, अपने बलबूते पे अपने आप को स्टेब्लिश किया है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही।
बड़ी अच्छी नशिस्त रही हमारी ये। अगली वीडियो में हम आपके साथ मुबश्शिर खालिद साहब की जो यूके की जिंदगी है, किस तरह से उन्होंने अपना कारोबार स्टैब्लिश किया, कैसे आगे बढ़े, कैसे मजीद तरक्की की, और यहाँ पे ज्वेलरी का सेटअप किस तरह से, यानी एक जबान अलग, कल्चर अलग, मुल्क अलग, सारी चीजें अलग, उसके बावजूद अपनी मेहनत और लगन के जरिए वो क्या चैलेंजेस थे जो यूके में उनको दरपेश रहे और उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, खुदा हाफिज।